हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 661 आपके दरवाजे पर मुसीबत को आमंत्रित करना, आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका देना। 7 यदि शंगगुआन देहुई न होता तो नियांग शंगगुआन फुरोंग की भी परवाह नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शंगगुआन फुरोंग इतना गुस्से में थी कि उसका खून खौल रहा था। उसने नियांग के सामने कंगन फेंक दिया। नियांग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें आज यह कंगन स्वीकार करना ही होगा, चाहे तुम इसे चाहो या नहीं। अन्यथा तुम्हारी मां शंगगुआन परिवार की हवेली में प्रवेश करने के बारे में भूल जाएगी। नियांग क्या सोचती है कि वह कौन होती है जो कियान वेई को नीची नजर से देखती है? नियांग अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कंगन ले लेती है। यह देखकर शंगगुआन फुरोंग को राहत महसूस हुई। वह हमेशा से जानती थी कि नियांग, वह लालची लड़की, निश्चित रूप से अमीर आदमी कियान वेई का विरोध नहीं कर पाएगी। लेकिन इससे पहले कि शंगगुआन फुरोंग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, नियांग ने चांदी का कंगन उसकी कलाई में डाल दिया। नियांग मुस्कुराई, आप दोनों को लंबी और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं। मैं अब जा रही हूं। इतना कहकर नियांग मुड़ी और चली गई। शंगगुआन फुरोंग गुस्से में थी। उसने कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन नियांग ने उसे पहले ही उसकी कलाई के आकार में कस दिया था। इस समय उसे उतारना असंभव था। ब्रेसलेट को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन नियांग ने शायद उसके साथ छेड़छाड़ की होगी। अब ब्रेसलेट ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि उसे चिपकाया गया हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह ढीला ही नहीं हुआ। शंगगुआन फुरोंग का हाथ भी खरोंच गया था, लेकिन वह कंगन नहीं निकाल सकी। उसने गुस्से से कियान वेई को देखा, तुम वहां क्यों खड़े हो? मैंने पहले ही उससे वादा कर दिया है, जाओ उसे वापस ले आओ। यह कियान वेई झाओ शेन की तरह ही बेकार है। ओह ठीक है, कियान वेई जल्दी से उसके पीछे भागा। नियांग अभी अभी हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकली थी। कियान वेई पीछे से आया और उस पर झपटा। यांग। नियांग पहले से ही सतर्क थी। वह एक तरफ हट गई, जिससे कियान वेई चुक गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। नियांग, शंगगुआन फुरोंग ने पहले ही तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब तुम मेरी मंगेतर हो। तुम एक दिन मुझसे शादी करोगी। तुम भाग नहीं सकती। नियांग ने कियान वेई की ओर देखा। मिस्टर कियान, आप गलत हैं। मैंने ही शंगगुआन फुरोंग की सगाई आपसे करवाई है। आखिरकार शंगगुआन फुरोंग ने ही आपके परिवार की विरासत को स्वीकार किया है। कियान वेई ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि आप शंगगुआन फुरोंग के भाग्य का फैसला कर सकते हैं? नियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। यह बहुत अच्छा सवाल है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि शंगगुआन फुरोंग को मेरे भाग्य का फैसला करने का अधिकार क्या देता है? मिस्टर झाओ, सावधान रहें। मैं आपके परिवार के खिलाफ मासूम लड़कियों की तस्करी के आरोप में पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता हूं। इतना कहकर नियांग मुड़कर चली गई। कियान वेई ने गुस्से में मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ी, उठ खड़ा हुआ और घर की ओर चल दिया। शंगगुआन फुरोंग, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ गेम खेल रहे हो? कियान वेई ने शंगगुआन फुरोंग का कॉलर पकड़ लिया। उसने सुना था कि कियान वेई एक कमीना आदमी था, जिसने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला था। शंगगुआन फुरोंग कैसे न डरे? यह सब उसकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि नियांग, जो एक गांव की लड़की है, को आसानी से अपने वश में किया जा सकेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नियांग उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वह नियांग, वह बेशर्म लड़की, कितनी कृतघ्न थी वह। शंगगुआन फुरोंग ने गहरी सांस ली। मिस्टर कियान, हम परिवार हैं। अच्छे से बोलो, कठोर मत बनो। तुम्हारे साथ कौन कौन परिवार है? शंगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कियान, आप मेरी भतीजी से शादी करने वाले हैं। क्या हम परिवार नहीं हैं? चिंता मत करो, मिस्टर कियान। अगर नियांग की मां शंगगुआन परिवार में शादी करना चाहती है, तो उसे मुझसे आगे बढ़ना होगा।
इसलिए मेरे पास निश्चित रूप से नी यांग को आपसे शादी करवाने का एक तरीका है। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? कियान वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बेशक यह सच है, शंगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया, मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। नी यांग एक देहाती लड़की है। आपसे शादी कर पाना उसके लिए एक आशीर्वाद है जो उसे अनगिनत पिछले जन्मों से मिला है। शांत हो जाओ, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, कियान वेई ने शंगगुआन फुरोंग का कॉलर छोड़ दिया, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, बस अपनी दुल्हन का इंतजार करो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए नी यांग को अच्छा और आज्ञाकारी बनाऊंगा, एक बिल्ली के बच्चे से भी ज्यादा। मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। जैसे ही नी यांग कियान परिवार की हवेली से बाहर निकली, एक काली कार उसके बगल से गुजरी। करीब 10 सेकंड बाद वही कार वापस आई। कार की खिड़की नीचे की ओर झुकी और एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, यांग। भाई मो, नी यांग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर मो किशन की ओर देखा। मो किशन जल्दी से कार से बाहर निकला और दरवाजा खोला। यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नी यांग ने चारों ओर देखा, चलो कार में बैठते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मो किशन ने सहमति में सिर हिलाया और नी यांग के लिए कार का दरवाजा खोला। कार में बैठते ही नी यांग ने कहा, मैं शंगगुआन फुरोंग के साथ यहाँ आया हूँ। मो किशन एक पल के लिए रुक गया। आमतौर पर नी यांग शंगगुआन फुरोंग को आंटी फुरोंग कहकर बुलाती थी। आज उसने सीधे उसका नाम क्यों पुकारा? नी यांग आमतौर पर एक असभ्य व्यक्ति नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शंगगुआन फुरोंग ने उसे उकसाने के लिए कुछ किया हो? यांग, क्या हुआ? क्या शंगगुआन फुरोंग ने तुम्हें धमकाया? मो किशन ने पूछा। नी यांग ने हंसते हुए कहा, वह मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। बस कुछ बहुत ही घिनौना काम हुआ था। कियान परिवार में आने से पहले नी यांग ने सचमुच नहीं सोचा था कि शंगगुआन फुरोंग के ऐसे इरादे हैं। यह बिल्कुल घृणित था। बताओ, मो किशन ने कार का म्यूजिक सिस्टम चालू करते हुए पूछा। नी यांग ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की। मूल रूप से उसका मो किशन से यह बात छिपाने का कोई इरादा नहीं था। मो किशन की आंखें काली पड़ गईं, उनमें राक्षसी क्रोध की झलक थी और एक खतरनाक आभा निकल रही थी। शुरू में वह शंगगुआन फुरोंग के स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। आखिरकार वह एक षड्यंत्रकारी, दुर्भावनापूर्ण महिला थी। लेकिन शंगगुआन फुरोंग को नी यांग को शामिल नहीं करना चाहिए था। अब वह उसके प्रति कभी भी विनम्र नहीं रहेगा। स्टीयरिंग व्हील पर मो किशन का हाथ धीरे धीरे कस गया, उसकी उंगलियां थोड़ी पीली पड़ गईं। अगर नी यांग एक साधारण लड़की होती तो वह पहले ही कियान वेई के उत्पीड़न का शिकार हो चुकी होती। नी यांग के साथ दुर्व्यवहार होने के विचार मात्र से ही मो किशन को घुटन महसूस होने लगी। उसने अपने अंदर उमड़ते गुस्से को दबाने की कोशिश की और धीरे से बोला, मालिक, मैं आपसे इसका बदला लूंगा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, लेकिन उसमें एक बेचैन करने वाली आभा थी। नी यांग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। ओह, सच में? नहीं। मो किशन ने हल्के से उसकी नाक पर चुटकी काटी। नी यांग थोड़ा उसकी ओर झुकी और उसे गले लगा लिया। भाई मो, तुम बहुत अच्छे हो। मो किशन ने उसे गले लगाया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, बॉस। गले मिलना कुछ सेकंड तक ही चला। नी यांग ने उसे छोड़ दिया, अपनी आस्तीन ऊपर करके अपनी चमचमाती मजबूत कलाई घड़ी दिखाई। 11 बज चुके हैं। भाई मो, क्या हमें लंच के लिए जाना चाहिए? जरूर, मो किशन ने सिर हिलाया। तुम कहाँ जाना चाहते हो? नी यांग ने आगे कहा, मुझे अचानक बदबूदार टोफू और क्रॉसिंग द ब्रिज नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? जरूर। मुझे ये आखिरी बार बहुत समय हो गया है। वे खाने की दुकानों वाली गली में गए, दोपहर का खाना खाया और फिर फिल्म देखने चले गए। अंत में मो किशन ने नी यांग को घर पहुंचाया। अंत में लग्जरी कार एक व्यावसायिक भवन के सामने रुकी। मो किशन कार से बाहर निकला। उसका पहले जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अब गंभीर हो गया था। उसके पतले होंठ आपस में दब गए थे और उसकी आंखों में तूफानी रंग था, जिससे आसपास के सभी लोग चिंतित हो गए। आज सज्जन को क्या हो गया है?
कितना भयानक। मो किशेन ने ऊपरी मंजिल पर जाकर अपने दफ्तर का दरवाजा खोला। वह चमड़े की बॉस की कुर्सी पर बैठा, अपनी टाई ढीली की और आखिरकार फोन उठाया। कियान वेई को मेरे पास लाओ और मॉरिस से कहो कि वह झाओ परिवार और शंग गुआनफ्रोंग के बारे में मेरे लिए तुरंत एक फाइल तैयार करे। अध्याय 662 शो शुरू होता है। 1 अपनी बात पूरी करते ही मो किशेन ने फोन रख दिया। उसका चेहरा, जो हमेशा ठंडा रहता था, बर्फ की एक अभेद्य परत से ढका हुआ लग रहा था। दूसरी ओर शंग गुआनफ्रोंग को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। झाओ परिवार को छोड़ने के बाद वह शंग गुआन परिवार के निवास पर पहुंच गई थी। शंग गुआनफ्रोंग दौड़कर लिविंग रूम में पहुंची और अपनी मां को न देखकर एक नौकर से पूछा, मां कहाँ है? नौकर ने जवाब दिया, दुल्हन अपने कमरे में आराम कर रही है। शंग गुआनफ्रोंग तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगा और जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मां, मां, मां। फिर कुछ देर बाद उसकी मां एक लबादा ओढ़े हुए प्रकट हुई। इतनी जल्दी क्यों है? शंग गुआनफ्रोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, मैं अच्छी खबर लाया हूं। और आपके पास क्या अच्छी खबर हो सकती है? विधवा ने शंग गुआनफ्रोंग को कमरे में आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। शंग गुआनफ्रोंग ने तब कहा, मां, मुझे नियांग एक बेहतरीन संभावित जोड़ीदार मिल गया है। विधवा ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मुझे एक अच्छा परिवार मिल गया है जो नियांग के लिए शंग गुआन परिवार में हमारी स्थिति से मेल खाता है, शंग गुआनफ्रोंग ने दोहराया। कियान परिवार उल्लेखनीय प्रतिष्ठा रखता है और कियान वेई परिवार का मुखिया है। विधवा के पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। जब तक विधवा इस बात पर राजी है, नियांग को सहमत होना ही होगा। विधवा ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, यांगयांग का पहले से ही एक प्रेमी है, आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मो किशन के बारे में बात कर रहे हो। शंग गुआनफ्रोंग के चेहरे पर एक उपेक्षापूर्ण भाव उभरा। तुम मो किशन की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ हो। मां, निश्चिंत रहो, इस बार मुझे नियांग के लिए वाकई एक अच्छा आदमी मिल गया है। वह मो किशन से कहीं बेहतर है। फ्रोंग, क्या पिछली बार तुम्हारे भाई के थप्पड़ से तुम नहीं जागी थी? विधवा ने शंग गुआनफ्रोंग की ओर देखा। थप्पड़ का जिक्र सुनते ही शंग गुआनफ्रोंग के चेहरे पर ठंडक छा गई। उन्होंने शंग गुआनदेहुई के खिलाफ इस घटना को उठाया भी नहीं था, फिर भी उनकी मां इस मामले को फिर से उठा रही थी। क्या यह जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए नहीं किया गया था? मां, मैं आप सभी को अपना परिवार मानता रहा हूं, इसलिए मैं नियांग के लिए एक अच्छा साथी खोजने की कोशिश में इधर उधर भागता रहा हूं। लेकिन आप बस मेरी सद्भावना को बेकार समझकर खारिज कर देती हैं। विधवा ने आह भरते हुए कहा, फ्रोंग, अगर तुम्हें सच में हमारे परिवार की परवाह होती तो तुम अपनी नाक वहां से दूर रखते जहां उसकी जगह नहीं है। उसके पोते पोतियां बड़े हो गए हैं और शंग गुआनदेहुई को अपनी खुशी मिल गई है। अब विधवा बस यही चाहती थी कि वह अपनी बची हुई जिंदगी शांति से गुजारे। शंग गुआनफ्रोंग शांत जीवन जीने के बजाय हमेशा परेशानी क्यों पैदा करता रहता था? उसे ऐसी बेटी को जन्म क्यों देना पड़ा? यह कैसी दखलंदाजी है? मैं यह हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नियांग के मामलों में दखलंदाजी पसंद है? यदि यह तथ्य न होता कि निकुई हुआ शंग गुआनदेहुई से शादी कर रही थी, तो वह नियांग की ओर एक नजर भी नहीं डालती। लिन फांग एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी, फिर भी उसने कियान वेई को उससे परिचित नहीं कराया। अंत में न केवल उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर ली। यह कैसी कृतघ्न दुनिया थी? शंग गुआनफ्रोंग ने आगे कहा, मां, मैं जिस व्यक्ति को नियांग से मिलवा रहा हूं, उसका नाम कियान वेई है। आप लेडी कियान से भी परिचित हैं और कियान वेई इस मैच के लिए सहमत हो गई है। अब हम केवल आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक आप आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, नियांग को किसी भी बात की शिकायत नहीं होगी। आखिरकार वह एक देहाती लड़की है। कियान वेई का उससे प्यार करना एक अकल्पनीय सौभाग्य है। क्या? विधवा गुस्से से पीली पड़ गई, उसकी सांस फूलने लगी। तुमने क्या कहा? कियान वेई, क्या तुम्हें पता है कि इस साल कियान वेई की उम्र कितनी है?
शंगगुआन फुरोंग, तुम बहुत आगे निकल गई हो। कियान वेई को क्या हो गया है? क्या वे नियांग से थोड़े ही बड़े हैं? उम्र के अंतर को छोड़कर कियान वेई मोकिशन से बेहतर कैसे नहीं है? माँ, नियांग आपकी जैविक पोती नहीं है, आप उसे इतना क्यों बचा रही हैं? उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए कियान वेई से शादी करना सौभाग्य की बात होगी। हालांकि निकुई हुआ शंगगुआन देहुई से शादी करने जा रही थी, लेकिन नियांग और शंगगुआन परिवार के बीच संबंध अभी भी घनिष्ठ नहीं थे। यदि शंगगुआन की जैविक पोती का विवाह कियान वेई से होने वाला होता, तो यह निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं होता। आखिरकार कियान वेई जिससे भी शादी करती है, वह अनिवार्य रूप से उसकी उपपत्नी बन जाती है। विधवा का पूरा शरीर कांप उठा। शंगगुआन फुरोंग बहुत दूर चला गया था। यह अपमानजनक था। ये शब्द सुनकर वह पहले से ही गुस्से से उबल रही थी। अगर नियांग ने ये शब्द सुने तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, माँ, आप मूर्ख नहीं हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या अच्छा और बुरा है। अगर नियांग कियान वेई से शादी करती है तो हमारे शंगगुआन परिवार को ही फायदा होगा। अगर नियांग मोकिशन के साथ होती तो हर कोई केवल शंगगुआन परिवार की कीमत पर हंसता रहता। अध्याय 663 शो शुरू होता है। 2 चुप रहो, बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर सीधे थप्पड़ मार दिया। अचानक शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर हाथ का निशान दिखाई दिया और उसके शब्द अचानक रुक गए। उसने उसे मारा। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने वास्तव में उसे मारा। कुछ दिन पहले उसके अपने भाई ने ही उसे मारा था। अब यह उसकी अपनी माँ है। इसके अलावा यह सब नियांग की वजह से था। दुर्भाग्य। वे माँ और बेटी सचमुच एक अभिशाप थी। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आगे कहा, एक बेटी की शादी कर देना एक बाल्टी पानी बहाने जैसा है। आपको नियांग के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन वास्तव में शंगगुआन फुरोंग से इतनी कठोरता से बात नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसकी नजर में उसके सभी बच्चे बराबर थे, लेकिन शंगगुआन फुरोंग तो बहुत ज्यादा था। माँ, आपने क्या कहा? शंगगुआन फुरोंग ने अविश्वास से बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन को देखा। मैंने कहा कि बेटी की शादी कर देना एक बाल्टी पानी डालने जैसा है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझ सकते? बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आगे कहा, पहले तुम्हारा भाई तुम्हें लाड़ प्यार करता था, चाहे तुम कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वह तुमसे कभी नाराज नहीं होता था। लेकिन इस बार बात अलग है। फुरोंग, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी स्थिति को पहचान सकते हो। आप 36 साल के हैं, 16 नहीं। क्या आप बोलने या काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं? बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन को घूरते हुए शंगगुआन फुरोंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। 36 साल। यह दूसरी बार था जब बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने उससे ऐसे कठोर शब्द कहे थे। दूसरी बार यह घटना निकुई हुआ के घर से वापस आते समय हुई। मैंने जो कुछ भी किया वह शंगगुआन परिवार के लिए था। शंगगुआन फुरोंग पागलों की तरह चिल्लाया, ठीक है, यह मेरी गलती है। मैं दूसरों के काम में दखल दे रहा हूं। ठीक है, आज से मैं इन घटिया चीजों की परवाह करना बंद कर दूंगा, ठीक है? शंगगुआन फुरोंग ने एक फूलदान उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। क्रैश के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। नीचे सफाई कर रही नौकरानियां इस अचानक हुई दुर्घटना से बहुत चौंक गईं। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन फुरोंग की पीछे हटती हुई आकृति को देख रही थी और असहायता से अपना सिर हिला रही थी। यह बच्चा दिन प्रतिदिन गैर जिम्मेदार होता जा रहा है और असली कठिनाइयां अभी आनी बाकी हैं। शंगगुआन फुरोंग ने अपना बायां चेहरा ढकते हुए नीचे की ओर अपना रास्ता बनाया। रास्ते से गुजर रहे नौकरों ने उसे इस हालत में देखा तो हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर पूछें कि क्या हुआ। तभी शंगगुआन शी बाहर से लौटी। चाची, आपको क्या हुआ? चले जाओ। शंगगुआन फुरोंग अभी भी क्रोधित था। उसने शंगगुआन शी को दूर धकेल दिया। अचानक से शंगगुआन शी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया। मिस, क्या आप ठीक हैं?
नौकर दौड़कर आए और शंगगुआनशी को उठने में मदद की। मैं ठीक हूँ, शंगगुआनशी नौकर के सहारे खड़ी हुई और अपनी गर्दन रगड़ते हुए बोली, मेरी चाची को क्या हुआ? नौकर ने छत की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, लगता है कि मिस और बूढ़ी मैडम के बीच कुछ मतभेद हो गया है। हन, शंगगुआनशी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अपने सिरदर्द को अनदेखा करते हुए वह तुरंत ऊपर की ओर भागी। ऊपर बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन सोफे पर बैठी थीं, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रही थी। यह वह थी जिसने शंगगुआन फुरोंग को बिगाड़ दिया था। यह वह थी जिसने शंगगुआन फुरोंग को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया था। दादी। शंगगुआनशी बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन के बगल में बैठ गए। जियाओक्सी बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन के चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान दिखाई दी। शंगगुआनशी ने धीरे से खबर बताने की कोशिश की, दादी, मैंने अभी अभी अपनी चाची को रोते हुए जाते हुए देखा। आप दोनों के बीच क्या हुआ? बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आह भरते हुए शंगगुआनशी को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर शंगगुआनशी को झटका लगा। यह भयावह है। कियान वेई किस प्रकार का व्यक्ति है? एक बदमाश जिसने अपनी पत्नी को भी पीट पीट कर मार डाला। शंगगुआन फुरोंग ने जो किया वह नियांग को धधकते गड्ढे में धकेलने जैसा था। मेरी चाची ऐसा कैसे कर सकती हैं? शंगगुआनशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यांग अब बहुत गुस्से में होगा। हमें मेरी चाची की वजह से चाची दया और पिताजी के रिश्ते पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। आखिरकार पिताजी और चाची दया के लिए आखिरकार एक साथ रहना आसान नहीं था। बिल्कुल, बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने सहमति जताते हुए कहा, जियाओक्सी, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। चलो हम दोनों साथ में आंटी दया के घर चलते हैं और आंटी दया और यांग को सब कुछ ठीक से समझाते हैं। ठीक है, शंगगुआनशी ने सिर हिलाया। रात के अंधेरे में वे कार लेकर नी परिवार के घर पहुंचे। जब वे पहुंचे तो नी परिवार खाना खा रहा था। पूरा परिवार मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर हंस रहा था और खाना खा रहा था, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा था। चाची दया, चाची नी, यांग, शंगगुआनशी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। दादी, बहन जियाओक्सी, आप यहाँ क्यों हैं? नियांग आश्चर्य से खड़ी हो गई। यांग, हम शंगगुआन परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन माफी मांगते हुए नियांग का हाथ पकड़ते हुए आईं। हमने तुम्हें इतना अन्याय सहने पर मजबूर किया। अध्याय 664 शो शुरू होता है। 3 क्या हो रहा है? नी कुई हुआ और नी चिंगगुई हैरान थे। नी यांग ने घर पहुंचते ही खाना बनाना शुरू कर दिया था और अभी तक नी कुई हुआ को इसके बारे में बताने का समय नहीं मिला था। शंगगुआन की कुलमाता ने आह भरते हुए कहा, अपनी बेटी का सही पालन पोषण न कर पाना मेरी ही गलती है। फिर उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया। यह सुनकर नी कुई हुआ और नी चिंगगुई के चेहरे काले पड़ गए। क्या शंगगुआन फुरोंग ने अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया था? उसने तो नियांग पर भी अपनी नजरें गड़ा दी थी। फिर एकमात्र सांत्वना यह थी कि शंगगुआन परिवार की कुलमाता विवेकशील थी। यदि शंगगुआन की कुलमाता और शंगगुआन फुरोंग एक ही नस्ल के होते तो शंगगुआन परिवार जानवरों की मांद से अलग नहीं होता। शंगगुआन की कुलमाता ने आगे कहा, अपनी बेटी की सही परवरिश न करना मेरी गलती है। निश्चिंत रहो नियांग, मैं फुरोंग से व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगूंगी। तुम्हें स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। चूंकि शंगगुआन की कुलमाता इतनी समझदार थी, इसलिए नियांग स्वाभाविक रूप से क्षुद्र नहीं होगी। आखिरकार कुलमाता को पहले इस स्थिति के बारे में पता नहीं था। यदि स्थिति को शंगगुआन की कुलमाता ने स्वयं बढ़ावा दिया होता तो नियांग उसे कभी माफ नहीं करती। कुल मिलाकर इस मामले का शंगगुआन की कुलमाता से कोई लेना देना नहीं था। जब तक आंटी फुरोंग ईमानदारी से माफी मांगती हैं और अपना तरीका बदलती हैं, हम दिखावा कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अगर वह उसी रास्ते पर चलती रहती हैं, तो मुझे अपमानजनक होने का दोष न दें। ये अंतिम शब्द एक विनम्र किंतु दृढ़ चेतावनी प्रतीत हुए। हालांकि नियांग ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन वह चुपचाप सहन करने वालों में से नहीं थी। शंगगुआन की कुलमाता ने नियांग को प्रशंसा भरी आंखों से देखा। इस बच्चे का पालन पोषण नी कुई हुआ ने बहुत अच्छे से किया था। अंदर ही अंदर
उनमें अदम्य साहस था, बिना किसी अहंकार के। और स्थिति में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी उसने इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया। शंगगुआन की कुलमाता को पूरा विश्वास था कि निकट भविष्य में नियांग निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगी। चिंता मत करो नियांग, भले ही तुम कुछ नहीं करो, मैं शंगगुआन परिवार को साफ करने के लिए मामले को अपने हाथों में ले लूंगी, उसने कहा। विषय समाप्त होने के बाद शंगगुआन की कुलमाता ने जाने को कहा। नीकुई हुआ ने कहा, चाची, बहुत देर हो चुकी है। अगर आपको और जियाओक्सी को कोई आपत्ति नहीं है कि हमने खाना शुरू कर दिया है, तो आप क्यों नहीं रुकती और हमारे साथ खाना खाती हैं? शंगगुआन शी ने उत्साह से जवाब दिया, बहुत बढ़िया आंटी दया। मुझे आपके घर का खाना बहुत पसंद है। उसे चिंता थी कि शंगगुआन फुरोंग के व्यवहार के कारण नीकुई हुआ उन पर अपना गुस्सा निकाल सकती है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नीकुई हुआ अनुचित किस्म का व्यक्ति नहीं था। शंगगुआन की कुलमाता ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, दया, हम आपके आतिथ्य की सराहना करते हैं। नीकुई हुआ 2 नए कटोरे और चॉपस्टिक लेकर आई। हम सब एक परिवार हैं, आपको इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, चाची। नियांग चुपचाप उठ खड़ी हुई और रसोई में जाकर कुछ और व्यंजन बनाने की योजना बनाने लगी। उसने 3 वयस्कों और 1 बच्चे के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया था, लेकिन अब 2 और लोगों के साथ वे अनिवार्य रूप से कम पड़ जाएंगे। नियांग, तुम कहाँ जा रही हो? शंगगुआन शी ने तुरंत नियांग की हरकतों पर ध्यान दिया। नियांग ने जवाब दिया, मैं कुछ और व्यंजन पकाने जा रही हूँ। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? शंगगुआन शी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। इस तरह मैं कुछ तरकीबें सीख सकती हूँ। जरूर, नियांग ने सिर हिलाया। वे दोनों रसोई घर की ओर चले गए। शंगगुआन शी ने नियांग के साथ रहकर कई उपयोगी खाना पकाने की युक्तियां सीखी। फिर कियान वेये को एक व्यापारिक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। बॉस की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, जिससे केवल उसका प्रभावशाली आकार ही दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि इसकी छाया मात्र भी इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। यह एक सहज भय था। आखिरकार यह आदमी प्रसिद्ध मिस्टर मोग था। कियान वेई के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला। वह अपना माथा पोंछ रहा था, लेकिन पसीना लगातार बह रहा था, जैसे कोई खरपतवार लगातार बह रहा हो। मिस्टर कियान, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। मॉरिस ने कियान वेई के सामने डेस्क पर एक दस्तावेज रखा। उस दस्तावेज पर लिखी बातें पढ़ते हुए कियान वेई के घुटने मुड़ गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। मिस्टर मोग, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे और कियान परिवार को छोड़ दें। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने इस प्रभावशाली व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया था। मिस्टर मोग की नजर में उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कियान परिवार मुश्किल में है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मिस्टर मोग को क्यों नाराज किया? मॉरिस नीचे बैठ गया और कियान वेई के चेहरे को हल्के से थपथपाया। मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे तुम्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। मॉरिस ने धारा प्रवाह चीनी भाषा में समझाया। तुम इतने नीच हो, फिर भी तुम अपने दर्जे से ऊपर की चीजों की लालसा करने की हिम्मत करते हो। तुम हमारी महिला का ध्यान आकर्षित करने की इच्छा रखते हो। लेडी मोग। अध्याय 665 शो शुरू होता है। 4। इससे कियान वेई और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गया। मैंने नहीं देखा। मैंने मिसेज मोग को भी नहीं देखा। मैं मेंढक बनकर हंस का मांस कैसे खा सकता हूँ? मिस्टर मोग, आपको तो साफ साफ देखना चाहिए। यह तो अचानक आई हुई आपदा है। कियान वेई को लगा कि उसके साथ डूई से भी ज्यादा अन्याय हुआ है। मॉरिस ने अपने हाथ में बल बढ़ाते हुए कहा, इसके बारे में फिर से सोचो। कियान वेई का पूरा शरीर कांप रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा, आखिर श्रीमती मोग कौन है? कियान वेई ने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी महिलाओं को आकर्षित करने से खुद को नहीं रोक पाता था, लेकिन उनमें से ज्यादातर साधारण लड़कियां थीं जिन्हें उसने बाद में बहुत अच्छी तरह से शांत कर लिया। यह हो सकता है। कियान वेई के दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या तथाकथित श्रीमती मोग नियांग नहीं होंगी? नियांग सुंदर थी।
कियान वेई ने अनगिनत महिलाओं को देखा है, लेकिन ऐसी विशिष्ट महिला कभी नहीं देखी। मिस्टर मोग का उसका प्रेमी बनना सामान्य बात थी। क्या यह सचमुच वह हो सकती है? कियान वेई ने घबराकर कहा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह भयभीत हो जाता। शंगगुआन फुरोंग ने सचमुच उसे बर्बाद कर दिया। मिस्टर मोग, मुझे सच में खेद है। मेरे पास खजाने के लिए कोई नजर नहीं है। मैं एक मेंढक हूं जो हंस का मांस खाना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि नियांग आपकी पत्नी थी। कृपया मुझे जाने दें। मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कियान वेई अपने व्यवहार के लिए बहुत पश्चाताप कर रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। क्या तुम अगली बार आना चाहोगे? सामने से एक ठंडी आवाज आई, मानो किसी का मांस और खून जमा दे। ऐसा लगता है कि असली श्रीमती मोग वास्तव में नियांग है। मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया था। कियान वेई डर के मारे जम गया और तुरंत अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। नहीं 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 मिस्टर मोग, मैं गलत था। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस एक बेकार प्राणी हूं। मैं एक जानवर हूं। कृपया मेरे स्तर तक मत गिरिए। कुछ ही समय में कियान वेई ने खुद को एक स्वर के चेहरे पर थप्पड़ मार लिया था। उसका चेहरा हाथों के निशानों से भरा हुआ था। उस आदमी ने उसकी ओर पीठ कर ली और अपने सहायक की ओर हाथ बढ़ा दिया। यह बात समझते हुए सहायक ने तुरंत उसे एक सिगार और लाइटर थमा दिया। क्लिक। लाइटर की आवाज हवा में गूंज उठी और उसके सामने धुआं उठने लगा, मानो उसके चारों ओर बर्फ की एक परत बिछ गई हो। कियान वेई रेंगते हुए उसके पास गया, जमीन पर घुटने टेके और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, मिस्टर मोग, कृपया इस जानवर को माफ कर दें। यह जानवर फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा। आदमी ने अपना घिनौना पैर वापस खींच लिया, धीरे से धुना खींचा। जाओ और यांगयांग से माफी मांगो, उससे माफी मांगो। ठीक है, ठीक है। कियान वेई तुरंत जमीन से उठकर बाहर भाग गया। तभी उस आदमी ने अपना सिर घुमाया, जिससे उसका तीखा चेहरा सामने आया। उसके पतले होठों के कोने पर एक सिगार लटक रहा था। वह अपने बगल में मॉरिस को देख रहा था। मॉरिस तुरंत समझ गया और कियान वेई के पीछे चला गया। मॉरिस, जो लंबे समय से उनका पीछा कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनका क्या मतलब था। यदि कियान वेई ने उस समय अपना सिर पीछे घुमाया होता, तो उसे एहसास हो जाता कि प्रसिद्ध मिस्टर मोग वास्तव में सभी के द्वारा तिरस्कृत था। मो किशेन ने फिर मार्कस से संपर्क किया। झाओ परिवार और शंगगुआन फुरोंग की फाइलें कहाँ हैं? यहाँ। मार्कस ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फाइलें सौंप दी। जब स्वामी अपनी स्त्री पर क्रोधित होता है तो वह कितना सुंदर दिखता है। मार्कस बहुत उत्साहित था। मो किशन ने फाइलें ली और कुछ पन्ने पलटे। मार्कस ने तब कहा, कल रात शंगगुआन फुरोंग शंगगुआन परिवार में लौट आया। शंगगुआन परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? मो किशेन ने पूछा। मार्कस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, बूढ़ी मैडम शंगगुआन और शंगगुआन फुरोंग के बीच बहुत बहस हुई। शंगगुआन फुरोंग को मुंह पर थप्पड़ भी मारे गए। अंत में बूढ़ी मैडम शंगगुआन खुद मिसनी के घर गईं। यह सौभाग्य की बात थी कि मैडम शंगगुआन बुद्धिमान थी। यदि मैडम शंगगुआन और शंगगुआन फुरोंग एक ही होते, तो इस बार बदकिस्मत लोग सिर्फ शंगगुआन फुरोंग और कियान वेई तक ही सीमित नहीं होते। यह सुनकर मो किशन का पहले से तनावग्रस्त चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। फिर मार्कस ने पूछा, सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं शंगगुआन फुरोंग को आमंत्रित करूं? कोई जरूरत नहीं। मो किशन ने फाइलें बंद कर दी। जरा पास आओ। मार्कस मो किशन के पास गया और नीचे झुका। मो किशन ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और मार्कस ने सिर हिलाया। ठीक है सर, मेरे पास है। मो किशन की यह रणनीति, किसी और के खिलाफ उसके ही तरीकों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल निर्दयी थी। शंगगुआन फुरोंग को अब दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था। नी परिवार का घर। जैसे ही नी यांग ने गेट खोला, बाहर जाने के लिए तैयार, एक अज्ञात व्यक्ति सामने आया। दादी। नी यांग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। यह आदमी, जिसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ है, क्या वह उसे जानती है? और वह उसे दादी कह रहा है। क्या वह इतनी बूढ़ी दिखती है? दादी, यह मैं हूं।
यह कियान वेई है। कियान वेई फिर बोला। नी यांग हल्के से मुस्कुराई। लगता है तुमने कल मेरी बातों को दिल पर नहीं लिया। तो क्या तुम फिर से 8-12 की मार खाने का स्वाद चखना चाहोगी? अध्याय 666 शो शुरू होता है। 5 नहीं नहीं नहीं, कियान वेई ने तुरंत अपना सिर हिलाया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जमीन से एक मोटी बेल उठाई और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। दादी, मैं माफी मांगने आया हूं। माफ करना दादी। मैं पहले अंधा था, हंस के मांस के लिए तरसता हुआ एक मेंढक। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूं, कृपया इस बार मुझे छोड़ दें। नी यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। क्या हो रहा है? कियान वेई ने अपना व्यवहार क्यों बदला? क्या यह मो कीशन का काम हो सकता है? दिलचस्प। फिर नी यांग ने हल्की मुस्कान के साथ बेल उठा ली। वास्तव में कियान वेई को इसके लिए पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आखिरकार यह शांगगुआन फुरोंग ही था जिसने पहल की थी। कानून के अनुसार कियान वेई को अधिकतम एक सहयोगी माना जा सकता है। कियान वेई, तुम पहले भी मासूम लड़कियों पर जबरदस्ती करने से नहीं शर्माए हो, है ना? नहीं नहीं, कियान वेई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं कसम खाता हूं दादी, मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। वे सभी महिलाएं स्वेच्छा से मेरे साथ थीं। नी यांग ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने हाथ में पकड़ी हुई बेल को एक साधारण झटके से तोड़ दिया। कियान वेई, अगर भविष्य में तुमने कभी कोई अपमानजनक काम किया तो यह टूटी हुई बेल तुम्हारा भाग्य बनेगी। यह बेल आधे हाथ मोटी और काफी लचीली होती है। किसी साधारण व्यक्ति के लिए इसे एक हाथ से तोड़ना असंभव होगा। कियान वेई का नैतिक कंपास फिर से रीसेट हो गया। वह इतना डर गया कि उसने झुककर प्रणाम करना शुरू कर दिया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। दादी, मैं वादा करता हूं, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। बाहर निकलो, नी यांग के लाल होंठ हल्के से बोले। धन्यवाद दादी, आपकी दया के लिए। मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। कियान वेई को ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने अपना घुटना उठाया, एक गेंद की तरह मुड़ा और लुढ़क गया। नी यांग। तभी घर के अंदर से निकुई हुआ की आवाज आई, यांग यांग, बाहर कौन है? नी यांग ने जवाब दिया, मैं बस एक राहगीर था जो रास्ता पूछ रहा था। फिर जाओ परिवार। शांगगुआन फुरोंग इन दिनों बेहद खराब मूड में है। अगर शांगगुआन देहुई शुरू से ही लिन फांग के साथ होती तो यह सब कुछ नहीं होता। यह सब निकुई हुआ की गलती है, सब उसका दोष है। शांगगुआन फुरोंग को इतने बुरे मूड में देखकर झाओ परिवार की बूढ़ी महिला और झाओ शेन दोनों उसके चारों ओर सावधानी से चल रहे थे। उन्हें डर था कि वे आग में घी डालने का काम न करें। तभी लिन फेंग बाहर से अंदर आई। उसने सबसे पहले बूढ़ी महिला और झाओ शेन का अभिवादन किया और फिर ऊपर आकर कहा, फुरोंग, पिछली बार उनके सक्रिय प्रयास के बाद उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ी है। अब वह झाओ परिवार के घर आने जाने के लिए स्वतंत्र थी। उसके सौम्य चरित्र के कारण शांगगुआन परिवार के नौकर भी उसे पसंद करते थे। शांगगुआन फुरोंग एक घमंडी व्यक्ति होने के नाते लिन फांग को अनदेखा कर दिया, खासकर जब से वह हाल ही में परेशान थी। तुम यहाँ क्यों हो? लिन फांग परेशान नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, फुरोंग, मैं तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ। क्या उपहार? शांगगुआन फुरोंग ने अंततः लिन फांग की ओर रुचि के साथ देखा। यह आपके लिए है। लिन फैंग ने अपने बैग से एक काला कार्ड निकाला और शांगगुआन फुरोंग को सौंप दिया। यह काला कार्ड बिल्कुल काले रंग का था, जिसके किनारों पर सजावट के रूप में सुनहरी रेखाएं थीं तथा बाईं ओर राष्ट्रीय सौंदर्य और स्वर्गीय सुगंध जैसे 4 अक्षर लिखे थे। यह बहुत ही उच्च स्तरीय और उत्कृष्ट लग रहा था। यह क्या है? शांगगुआन फुरोंग ने पूछा। यह नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस का सदस्यता कार्ड है, लिन फैंग ने आगे कहा। फुरोंग, क्या तुम हमेशा से उनका सदस्यता कार्ड नहीं चाहते थे? यह तुम्हारे लिए है। नेशनल ब्यूटी और हेवनली फ्रेग्रेंस सदस्यता कार्ड की कीमत 888 युआन है। जाहिर है लिन फांग इसे खरीदने में असमर्थ था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सीमित संस्करण वाला था। यह काला कार्ड उसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने दिया था जिसने दावा किया था कि वह उसकी मदद करना चाहता है।
क्या यह वास्तव में नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस का सदस्यता कार्ड है? शंगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य से लिन फैंग को देखा। लिन फांग ने सिर हिलाया। फुरोंग, हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तो फिर धन्यवाद। शंगगुआन फुरोंग ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बड़े बड़े दृश्य देखे थे। वह अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे व्यक्त कर सकती थी, लेकिन वह सचमुच उत्साहित थी। नेशनल ब्यूटी और हेवनली फ्रेग्रेंस के सदस्यता कार्ड के साथ अब वह ताश खेलने वाले दोस्तों के समूह को आश्चर्यचकित करने के लिए तीसरी मंजिल पर ले जा सकती थी। तब तक वे उससे बहुत ईर्ष्या करने लगेंगे। शंगगुआन फुरोंग को इस तरह देखकर लिन फांग मुस्कुराया और फिर कहा, फुरोंग, मुझे घर पर काम करना है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। एक पल इंतजार करें। शंगगुआन फुरोंग ने लिन फैंग को बुलाया। क्या बात है? लिन फांग ने शंगगुआन फुरोंग की ओर देखा। शंगगुआन फुरोंग ने एक आभूषण बॉक्स खोला और लापरवाही से एक हार निकाला। मैंने यह हार बहुत समय पहले खरीदा था और इसे केवल एक बार पहना था। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। अध्याय 667 शो शुरू होता है। लिन फैंग ने मना कर दिया। फुरोंग, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें सदस्यता कार्ड सिर्फ इसलिए उपहार में दिया क्योंकि मुझे लगा कि हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा सामान चाहता हूं। बस ले लो। शंगगुआन फुरोंग छोटा बनने वालों में से नहीं था। असहाय होकर लिन फांग ने इसे स्वीकार कर लिया। लिन फांग के चले जाने के बाद शंगगुआन फुरोंग भी झाओ परिवार से चला गया। शंगगुआन फुरोंग के जाने से झाओ घर का माहौल तुरंत हल्का हो गया। दादी झाओ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। लिन फेंग, जो पहले ही चली गई थी, कुछ ही देर बाद वापस लौटी। इस बार उसने अपने हाथ में थर्मस पकड़ रखा था। दादी, मैंने सुना है कि आपको अक्सर सिर दर्द रहता है। मैंने आपके लिए खास तौर पर गैस्ट्रोडिया चिकन सूप बनाया है। यह सिर के लिए बहुत अच्छा है। लिन फेंग ने थर्मस से ढक्कन हटाया और दादी झाओ के लिए सूप का एक कटोरा निकाला। धन्यवाद, जियाओलिन, बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सूप स्वीकार किया। झाओ परिवार की कुलमाता होने के नाते क्या उसे चिकन सूप की कमी थी? उसमें जो कमी थी वह थी दयालुता का भाव। शंगगुआन फुरोंग ने कभी भी ऐसा पितृभक्ति नहीं दिखाया था। लिन फेंग वाकई बहुत अच्छी थी। वह दयालु, सौम्य और समझदार थी। झाओ शेन को ऐसा अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं मिला? दादी, फुरोंग और मैं अच्छे दोस्त हैं। आपके लिए सूप का कटोरा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, लिन फैंग ने कहा। देखो, तुम ऐसे बात कर रहे हो। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूं। मुझे क्या आपत्ति होगी? दादी झाओ ने सूप का कटोरा एक ही घूंट में खाली कर दिया। गैस्ट्रोडिया का स्वाद थोड़ा कड़वा था, इसलिए लिन फांग ने तुरंत शहद वाले लोकाट का एक टुकड़ा सौंप दिया। दादी झाओ ने हंसते हुए कहा, जियाओलिन, तुम वास्तव में एक विचारशील बच्ची हो। लिन फांग ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे बच्चों के बीच रहने की आदत है। मुझे इसकी आदत हो गई है। दादी झाओ ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद झाओ जीजुन और झाओ जिकिंग, दो भाई बहन स्कूल से घर आ गए। जिजुन, जिकिंग, आंटी लिन फैंग, भाई बहन तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए दौड़े। वे अपनी मां से ज्यादा उन्हें देखकर उत्साहित लग रहे थे। शंगगुआन फुरोंग अक्सर दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार करती थी, यहां तक कि अपने बच्चों के प्रति भी। इसके कारण भाई बहन शंगगुआन फुरोंग से काफी भयभीत रहने लगे और उसके बहुत करीब नहीं रहते थे। लिन फैंग ने फिर अपने लंच बॉक्स की दूसरी परत खोली। जिजुन, जिकिंग, क्या तुम दोनों ने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम्हें आंटी के पकौड़े पसंद हैं? मैंने आज तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ बनाए हैं। झाओ जीजुन और झाओ जिकिंग, जो क्रमशः 10 और 8 वर्ष के थे, ने वास्तव में इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। धन्यवाद, आंटी लिन फांग। भाई बहन ने तुरंत पकौड़े खाने शुरू कर दिए। पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे। हालांकि वे केवल कीमा बनाया हुआ सुअर का मांस और लीक पकौड़े थे, फिर भी वे अनूठे थे। साथ ही वे खूबसूरती से बनाए गए थे। आंटी लिन फैंग, आप बहुत अद्भुत हैं। एक विनम्र मुस्कान के साथ लिन फैंग ने कहा,
यह सिर्फ पकौड़ी की एक प्लेट है। अगर तुम दोनों को यह पसंद है तो मैं इसे और भी बार बना सकता हूँ और तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। सचमुच? भाई बहन उसे देखकर दंग रह गए। बेशक, लिनफांग ने सिर हिलाया। झाओ जिकिंग ने कहा, चाची लिनफैंग, काश आप हमारी माँ होती तो मैं और मेरा भाई हर दिन ये स्वादिष्ट पकौड़े खा सकते। झाओ जीजुन को लगा कि यह टिप्पणी अनुचित हो सकती है, इसलिए उसने झाओ जिकिंग की आस्तीन खींच ली। झाओ जिकिंग ने पूछा, भाई तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारी माँ भी हमें पसंद नहीं करती। अगर आंटी लिनफैंग हमारी माँ होती तो हम बेहतर होते। झाओ जिजुन झाओ जिकिंग से 2 साल बड़ा था और अधिक समझदार था। भले ही उनकी माँ उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। हो सकता है कि वक्ता का आशय ऐसा न हो, लेकिन श्रोता इसे दिल से ले सकता है। दादी झाओ की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। लिनफांग ने कहा, जीकिंग, तुम जो चाहो कह नहीं सकती। अगर तुम्हारी माँ ने यह सुना तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे दिल टूटने दो, झाओ जिकिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। लिनफांग ने आगे कहा, वादा करो आंटी, आप ऐसी बातें अब और नहीं कहेंगी, अन्यथा आंटी आप दोनों से मिलने नहीं आएंगी। शायद आखिरी वाक्य ने झाओ जिकिंग को डरा दिया, जिसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगी। हालांकि उसके दिल में वह वास्तव में चाहती थी कि लिनफैंग उसकी माँ होती। शंगगुआन फुरोंग ने जिया झेनझेन, झाओ यियुन और सुमैनलिन को गोस तियानजियांग में आमंत्रित किया। चारों महिलाएं गोसे तियानजियांग के प्रवेश द्वार पर मिली। जिया झेनझेन ने पूछा, फुरोंग, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास वास्तव में गोसे तियानजियांग का सदस्यता कार्ड है? बेशक, शंगगुआन फुरोंग ने ब्लैक कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, देखा, क्या यही नहीं है? जिया झेनझेन ने ब्लैक कार्ड ले लिया, जबकि अन्य लोग तुरंत उसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। अध्याय 668 शो शुरू होता है। 7 झाओ यियुन ने कहा, मैंने अपने दोस्त से गोसे तियानजियांग सदस्यता कार्ड देखा है। यह बिल्कुल इसी जैसा है। हे भगवान! फुरोंग, तुम वाकई कमाल हो। शंगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह सिर्फ एक कार्ड नहीं है? मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस सदस्यता कार्ड ने शंगगुआन फुरोंग के अहंकार को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। वह घर में हावी रहने की आदी थी, इसलिए वह चाहे कोई भी अवसर हो, नियंत्रण अपने पास रखना चाहती थी। जिया झेनझेन ने आह भरते हुए कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, हम सभी को वास्तव में फुरोंग पर निर्भर रहना होगा। बिल्कुल, फुरोंग सचमुच अद्भुत है। शंगगुआन फुरोंग, जो कई दिनों से उदास था, भी इस समय खुश होने लगा। सदस्यता कार्ड के साथ वे बिना कतार में लगे आसानी से तीसरी मंजिल तक चढ़ने में सक्षम थे। तीसरी मंजिल की सजावट देखकर चारों पूरी तरह दंग रह गए। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां वीआईपी ग्राहकों के लिए विशेष मेनू है। मेनू में शामिल सभी व्यंजन और मिठाइयां उनके लिए नई थीं, जैसे आम का हलवा, फलों का सलाद इत्यादि। शंगगुआन फुरोंग ने अदम्य उत्साह के साथ व्यंजनों और मिठाइयों से भरी एक मेज का ऑर्डर दिया। चारों ने तीसरी मंजिल पर 5 घंटे से ज्यादा समय बिताया। बीच में उन्होंने तीसरी मंजिल से निकलने से पहले महाजोंग का खेल भी खेला। जैसे ही वे अपने निजी कमरे से बाहर निकले, शंगगुआन फुरोंग ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। की था? नियांग। नियांग फूलदान पहुंचते हुए क्या कर रही थी? क्या वह नूडल्स नहीं बेच रही थी? वह गोसे तियानजियांग में कैसे छोटा मोटा काम करने लगी? शंगगुआन फुरोंग ने आंखें मूंद लीं, चारों ओर देखा और उसके दिल में पहले से ही एक जवाब था। जो कोई भी गोसे तियानजियांग की तीसरी मंजिल पर आ सकता है, उसका दर्जा कम नहीं होगा। नियांग की वास्तव में बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसने कियान वेइये का परिचय ठुकरा दिया, फिर भी उसने गोसे तियानजियांग में अजीबोगरीब काम किए। वह वास्तव में बेशर्म है। फुरोंग, तुम क्या देख रहे हो? जिया झेनझेन ने उत्सुकता से शंगगुआन फुरोंग को देखा। कुछ नहीं, शंगगुआन फुरोंग ने अपनी नजर हटा ली, बस देख रही थी। ओह, जिया झेनझेन ने सिर हिलाया, तो फिर चले। समूह एक साथ नीचे की ओर चला गया। गोसे तियानजियांग में हर दिन मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी,
इसलिए नियांग ने शांगगुआन फुरोंग पर ध्यान नहीं दिया। फूलदान को पहुंचने के बाद उसने अपने बगल में खड़े वेटर को कपड़ा थमा दिया और कहा, खानपान उद्योग में सबसे वर्जित बात स्वच्छता की समस्या है। अब से इस फूलदान को रोजाना साफ किया जाना चाहिए। मानक यह है कि जब इसे सफेद कपड़े से पोंछा जाए तो कोई धूल नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है, उसके पीछे खड़े वेटर ने सिर हिलाया। फिर नियांग को गुलांजी मिली। यद्यपि गुलांजी उम्र के मामले में नियांग से बहुत बड़ी थी, फिर भी वह नियांग की सच्ची प्रशंसा करती थी। यह युवा दुबली-पतली लड़की बहुत प्रभावशाली थी। पहले तो वह और बाकी सभी लोग गुओ से तियांजियांग के भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। वह केवल 300 युआन से अधिक के उच्च वेतन के कारण यहाँ काम करने के लिए सहमत हुई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुओ से तियांजियांग का व्यवसाय एक दिन इतना फल फूल जाएगा। यह खानपान उद्योग में सभी के लिए अनुकरण का लक्ष्य बन गया। यहाँ काम करने से उसे श्रेष्ठता का एहसास हुआ। नियांग ने कहा, बहन लांजी, अब से हर 3 दिन में रेस्तरां में स्वच्छता निरीक्षण होना चाहिए। फिर हम उन्हें ABC के रूप में रेट करेंगे। A क्लास को 30 युआन प्रत्येक, B क्लास को 10 युआन प्रत्येक और C क्लास को 1 युआन का इनाम दिया जाएगा। रेस्तरां में 3 मंजिलें थीं, जिन्हें 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, A, B और C। इन तीनों क्षेत्रों की स्वच्छता स्थितियों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है। जैसा कि कहा जाता है, कोई पुरस्कार नहीं तो कोई प्रेरणा नहीं। किसी रेस्तरां को स्वच्छता की अनदेखी सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां भोजन और सेवा अच्छी है तथा व्यापार फल फूल रहा है। नियांग का मानक है, कोई सर्वोत्तम नहीं है, केवल बेहतर है। गुलांजी को नियांग के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है यांगयांग, मैं समझ गई। यांगयांग, तुम्हें फोन आया है, एक वेटर जल्दी से आया। रेस्तरां में सभी लोग नियांग को यांगयांग कहते थे। पहले तो सब लोग उसे बॉस कहकर बुलाते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उसे बॉस कहना अच्छा नहीं था और उसे नी कहना बहुत कठोर था, इसलिए उन्होंने सभी से उसे यांगयांग कहने को कहा। ठीक है, नियांग फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी। यांगयांग, लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति का नाम नी कुई हुआ था। माँ, क्या बात है? नियांग ने पूछा। नी कुई हुआ ने आगे कहा, यांगयांग, एनी और एमिली यहाँ है। क्या तुम अब घर आ सकते हो? ठीक है, नियांग ने फोन रख दिया, गुलांजी से कुछ कहा और घर चला गया। नवंबर में ठंड बढ़ गई थी। नियांग ने बैंगनी कोट पहन रखा था और चलते हुए आगे बढ़ रही थी। कोट स्लिम फिट डिजाइन का था और कफ पर सजावट के लिए 2 मोती लगे हुए थे। नियांग जल्दी से बाहर निकल गई। उसने यह नहीं देखा कि मोतियों में से एक मोती हथकड़ी से फिसल गया था। पुराने जमाने का गाउन पहने एक आदमी उसके पास से गुजरा। मोती लुढ़क कर उस आदमी के पैरों पर आ गिरा। वह आदमी नीचे बैठ गया, मोती उठाया और पीछे देखा। बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ थी और उसकी आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी। आप क्या देख रहे हैं, मिस्टर डू? वांग जिकी ने पूछा। मिस्टर डू ने अपने होठों पर मुट्ठी बांधकर हल्के से खांसते हुए कहा, कुछ नहीं। दोनों आदमी अंदर चले गए। क्या आपके पास सदस्यता कार्ड है? हानफू पहने एक वेटर ने तुरंत उनका अभिवादन किया। सदस्यता कार्ड? वांग जिकी ने भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ ली। वेटर ने विनम्रता से कहा, सभी सीटें अंदर ले ली गई हैं। अगर आपके पास सदस्यता कार्ड नहीं है तो कृपया भोजन के लिए प्रतीक्षा करने के लिए मेरे पीछे आए। सदस्यता कार्ड क्या है? श्री डू ने धीरे से पूछा। श्री डू किसी पुरानी फिल्म के पात्र की तरह लग रहे थे। वह दुबला पतला था, पुराने जमाने का गाउन पहने हुए था। उसके जूते कपड़े के थे और अपनी साधारण पोशाक और कोमल भौहों और आंखों के बावजूद उसने ऐसा आभास दिया कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वेटर ने श्री डू को सदस्यता कार्ड के बारे में विस्तार से बताया। क्या हम भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? श्री डू ने आगे पूछा। मुझे बहुत खेद है, अभी सदस्यता कार्ड के लिए कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। वेटर क्षमा प्रार्थी लग रहा था। तुमने क्या कहा? वांग जिकी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और आगे बढ़ गया। संभवतः लंबे समय तक शंघाई में रहने के कारण वांग जिकी में अभी भी अराजकता का भाव था। शंघाई में
किसी ने भी श्री डू को इस तरह से अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। श्री डू के साथ सम्मान के अलावा और क्या व्यवहार किया गया? जिक्की, श्री डू धीरे से बोले। मिस्टर डू, वांग जिकी ने अपनी आक्रामकता को कुछ हद तक कम कर दिया। चलो वहां जाकर इंतजार करते हैं। वेटर ने राहत की सांस ली। कृपया मेरे पीछे आइए। वे दोनों प्रतीक्षा क्षेत्र में चले गए। मिस्टर डू शान से चाय पी रहे थे। वांग जिकी लॉबी से भीतरी हॉल तक चले गए और फिर वापस मिस्टर डू के पास गए। मिस्टर डू, मुझे नहीं लगता कि यह चौथी मिस की शैली है। श्री डू हल्के से हंसे। वह इतनी चतुर नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, जांच कैसी चल रही है? हम उस व्यक्ति को कब तक ढूंढ पाएंगे? वांग जिकी ने परेशान भाव दिखाया। मिस्टर डू, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। श्री डू के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, क्या किसी व्यक्ति को ढूंढना सचमुच इतना कठिन है? उसकी आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन उसमें दमनकारी भावना थी। वांग जिकी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मिस्टर डू, हम बीजिंग में हैं। क्या हमें कोई सुराग भी नहीं है? श्री डू ने पूछना जारी रखा। वांग जिकी ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर डू ने चाय का कप खाली कर दिया। फिर कहा, चौथी मिस पर अब और जनशक्ति बर्बाद मत करो। भविष्य में उसे खोजने पर ध्यान केंद्रित करो। तो हम चौथी मिस को नजरअंदाज कर देंगे? वांग जिकी ने पूछा। अगर वह पागल होना चाहती है तो उसे ठीक से गुस्सा आने दो। मिस्टर डू ने चाय का कप मेज पर रख दिया। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह अक्षम वांग जिकी से नाराज हैं या अनियंत्रित चौथी मिस से। अध्याय 669। शंगगुआन फुरोंग ने द्वार पर माफी मांगी। 1। मास्टर डू सतह पर जेड की तरह कोमल प्रतीत होते हैं, लेकिन केवल वांग जिकी ही जानता है कि इस कोमल आचरण के नीचे किस तरह की आत्मा छिपी है। इस बार चौथी मिस, शायद कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। मास्टर डू ने आगे कहा, इस महीने से किसी को भी चौथी मिस को पैसे भेजने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वांग जिकी ने सिर हिलाया। नी परिवार का निवास। जैसे ही नी यांग ने आंगन का दरवाजा खोला, एमिली ने तुरंत उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। नी यांग, एमिली। कई महीनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद एमिली पूरी तरह से बदली हुई व्यक्ति लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी और गुलाबी हो गई थी और उसकी नाक पर झाइयां पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह सब आइस क्रिस्टल जेड स्किन के चमत्कारी प्रभावों की बदौलत है। एमिली मियामी के जिसुओ द्वीप पर नियांग से मिलकर बहुत आभारी थी। यदि नियांग न होती तो उसे कभी पता न चलता कि वह कितनी सुंदर हो सकती है। उत्साह से एमिली ने नियांग को गले लगा लिया। एक क्षण बाद नियांग ने एमिली को छोड़ दिया और वे लिविंग रूम में चले गए। एमिली ने कहा, नियांग, आपका घर और आंगन बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। उन्होंने हमेशा चीन को एक बहुत पिछड़ा देश समझा था। यह अव्यवस्थित और गंदा होना चाहिए। लेकिन चीन आने के बाद एमिली को पता चला कि यह एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। नियांग मुस्कुराई और बोली, तारीफ के लिए धन्यवाद। आंटी एनी और निकुई हुआ लिविंग रूम में सोफे पर बातें कर रहे थे। दीर्घकालिक शिक्षा के माध्यम से निकुई हुआ की मौखिक अंग्रेजी कौशल अब उत्कृष्ट हो गए थे और एनी के साथ उनके संचार में कोई बाधा नहीं थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एनी ने अपने इरादे बता दिए। नियांग, मैं आपके उत्पाद का एजेंट बनना चाहता हूं और आइस क्रिस्टल जेड स्किन का विदेशी वितरक बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश एम में ज्यादा से ज्यादा लोग आइस क्रिस्टल जेड स्किन का इस्तेमाल कर सकें। आइस क्रिस्टल जेड स्किन के प्रभाव वास्तव में उत्कृष्ट हैं। एनी ने पिछली बार जो कुछ दर्जन उत्पाद वापस लिए थे, वे 1 महीने के भीतर ही बिक गए। क्योंकि अधिक से अधिक लोग एनी से आइस क्रिस्टल जेड स्किन खरीदने के लिए आ रहे थे, इसीलिए एनी ने फिर से चीन जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह निर्णय सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया। आइस क्रिस्टल जेड स्किन एक दुर्लभ, अच्छा उत्पाद है जो भविष्य में लोकप्रिय होगा। किसी और को पहले अवसर लेने से रोकने के लिए वह देश एम में पहली एजेंट बनना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उसका निर्णय गलत नहीं होगा। यह सुनकर नियांग को कुछ आश्चर्य हुआ।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एनी इतने कम समय में आइस क्रिस्टल जेड स्किन की एजेंट बनना चाहती थी। आंटी एनी, क्या आप इस बारे में वाकई आश्वस्त हैं? यह अनुबंध है, इसे देखो। एनी ने अपने बैग से अनुबंध निकाला। अनुबंध की 4 प्रतियां थीं, 2 अंग्रेजी में और 2 चीनी में। नियांग ने अनुबंध उठाया और उसे सरसरी तौर पर देखते हुए उसने समस्याग्रस्त भागों पर घेरा लगा दिया। आंटी एनी, मुझे लगता है कि इन 4 भागों को संशोधित करने की आवश्यकता है। कृपया एक नजर डालें। नियांग ने संशोधित अनुबंध एनी को सौंप दिया। एनी ने अनुबंध लिया और पाया कि नियांग द्वारा घेरे गए 4 बिंदु पहली नजर में तो ठीक लग रहे थे, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खामियां थीं। एनी ने नियांग को देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक नई परत दिखाई दे रही थी। नियांग की उम्र एमिली जितनी ही थी। एमिली को अनुबंध की समझ भी नहीं थी, लेकिन नियांग अकेली ही बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकती थी। यह वाकई प्रभावशाली है। ठीक है, एनी ने सिर हिलाया और आगे कहा, फिर इन 4 क्षेत्रों को आपके सुझाव के अनुसार संशोधित किया जाएगा। चलो अब कीमत के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जहां तक कीमत की बात है, मैं आपको यह छूट दूंगी। नियांग ने कागज के एक टुकड़े पर छूट लिखी। उसने जो कीमत बताई वह सामान्य खुदरा मूल्य का 70% थी। निर्यात शुल्क और अन्य परिवहन लागत एनी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। नियांग केवल उत्पादों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। इस तरह से गणना करने के बाद एजेंट को लाभ कमाने के लिए प्रत्येक उत्पाद की कीमत घरेलू कीमत से 40% अधिक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि श्वेतकरण मॉइस्चराइजर घरेलू स्तर पर 230 युआन में बेचा जाता है, इसे विदेश में 322 युआन में बेचना होगा। हालांकि यह सामान्य बात थी। विदेशों से चीन को निर्यात की जाने वाली सभी चीजें मूल कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेची जाती थीं। क्या यह चीनी लोगों के लिए गर्व का क्षण नहीं है? अपने दिल में जल्दी से सही कीमत की गणना करने के बाद एनी ने कहा, ठीक है, यह कीमत स्वीकार्य है। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध है। नियांग ने आगे कहा, इसे अनुबंध में जोड़ने की आवश्यकता है। आप बताओ। नियांग ने कहा, चूंकि आइस क्रिस्टल जेड स्किन चीन का उत्पाद है, इसलिए एक बार जब यह देश एम में पहुंच जाता है तो इसकी पैकेजिंग, राष्ट्रीयता या संस्थापक को बदलने की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा इसे छिपाने के लिए कोई अतिरिक्त ट्रेडमार्क पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यह केवल आइस क्रिस्टल जेड स्किन हो सकता है। अध्याय 670 शंगगुआन फुरोंग द्वार पर माफी मांगता है 2। 1980 के दशक में चीनियों को कॉपीराइट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप कई वस्तुओं को चीन से निर्यात किया गया, विदेशों में उनकी पुनः पैकेजिंग की गई और फिर उन्हें स्थानीय उत्पाद के रूप में बेचा गया। बाद के दौर की टॉयलेट सीट वाली खबर इसका उदाहरण है। आर कंट्री की शौचालय सीटें, जो चीनियों के बीच इतनी लोकप्रिय थीं, वास्तव में चीन में बनी थी। भविष्य से लौटी नियांग ऐसी सभी समस्याओं को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह भविष्य में किसी भी विवाद से बचना चाहती थी। एनी ने सिर हिलाया। नियांग, तुमने इस पर पूरी तरह से विचार कर लिया है। वह अविश्वसनीय रूप से चतुर है। उसके साथ बातचीत करना शतरंज खेलने जैसा है। वह स्पष्टतः एक किशोरी थी, लेकिन उसके विचार एक वयस्क की तुलना में अधिक गहन थे। उसके मस्तिष्क की क्षमता की कल्पना करना कठिन था। नियांग ने आगे कहा, ओह, एक और बात है। आइस स्किन जेड फ्लैश लाइन के कुछ उत्पाद सीमित संस्करण हैं। एम कंट्री में बाजार की गड़बड़ी से बचने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप भी यही तरीका अपनाएंगे। सामान्य सीमित संस्करणों को प्रति माह 60 सेट और सुप्रीम संस्करण को केवल 20 सेट तक सीमित किया जाना चाहिए। इसे आईडी कार्ड दिखाकर खरीदा जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 सेट की सीमा तय की गई है। दरअसल सीमित संस्करण के उत्पाद भी एक विपणन रणनीति है। आखिरकार दुर्लभता अनमोल है। जब यह महंगा हो जाएगा तभी लोग इसे पसंद करेंगे। एनी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। नियांग मुस्कुराई, अगर आंटी एनी मेरी सभी बातों से सहमत हैं, तो हम अनुबंध तैयार होते ही उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नियांग, सफल साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। एनी ने अपना दाहिना हाथ नियांग की ओर बढ़ाया। एक सफल साझेदारी के लिए।
नियांग ने गर्मजोशी से उसका हाथ मिलाया। बातचीत सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद एनी ने जाने का प्रस्ताव रखा। नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी एनी, आप चीन से परिचित नहीं हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप आज रात यहीं रुक सकती हैं और मैं कल एमिली को घुमाने ले जा सकता हूँ। जब वे एम कंट्री में थे तो नियांग ने एमिली से वादा किया था कि वह उसे वहां का भ्रमण कराएगी। चूंकि वे पहले ही अपने नए घर में चले गए थे, इसलिए उन्हें पर्याप्त कमरे न होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुनते ही एमिली उत्साह से उछल पड़ी। हाँ हाँ, वह नियांग को बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि वह हर दिन नियांग के साथ रह सके। एनी ने कहा, तो फिर हम आपके इस दयालु प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। दोपहर में नियांग एमिली को गांव में घुमाने ले गया। गांव में चहल पहल थी क्योंकि नई सड़क बन रही थी। गांव वाले विदेशी लड़की को देखकर हैरान थे। यांग, यह विदेशी लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? वह किस देश से है? उसकी उम्र कितनी है? एमिली चीनी भाषा न समझ पाने के कारण उत्सुकता से नियांग की ओर देखने लगी। नियांग ने पहले गांव वालों के सवालों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर उन्हें बताया, उसका नाम एमिली है। वह मेरी अच्छी दोस्त है जिससे मैं एम कंट्री में मिला था। वह 18 साल की है। ओह, तो उसका नाम लिली है। मुझे लगता है कि उसे लिली कहना ज्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल यांग के नाम की तरह। यह लिली देखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल टीवी पर दिखने वाली गुड़िया जैसी। एमिली का फैशनेबल नाम तुरंत ही गांव वालों ने लिली में बदल दिया। अजीब बात यह है कि यह नाम सुनने में काफी अच्छा लगता था। वे क्या कह रहे हैं? एमिली ने नियांग की ओर देखा। नियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे सभी कह रहे हैं कि वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम एक गुड़िया की तरह सुंदर दिखती हो। सचमुच? एमिली ने नियांग की ओर देखा, बिल्कुल रोमांचित। सचमुच? नियांग ने सिर हिलाया। एमिली ने तुरंत गांव वालों को प्रणाम किया और मंदारिन भाषा में हकलाते हुए बोली, थैंक यू। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जब वे निर्माण स्थल से बाहर निकले, एमिली ने कहा, नियांग, चीनी लोग बहुत मिलनसार हैं। नियांग ने सिर हिलाया, हाँ, हम चीनी लोग वास्तव में मिलनसार हैं। वे दोनों पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे। नवंबर में अधिकांश पौधे मुरझा गए थे, लेकिन पहाड़ पर एक विशेष प्रकार का पौधा हवा के विपरीत दिशा में खिल रहा था। दूर से देखने पर ढलान चमकदार लाल रंग से ढकी हुई थी, जो लगभग बसंत ऋतु के आरंभ का भ्रम पैदा कर रही थी। ये लाल कमीलिया फूल थे। वाह, यहाँ बहुत सुंदर है। एमिली ने प्रस्ताव रखा, नियांग, क्या हम पहाड़ पर जाकर कुछ फूल चुन सकते हैं? एम देश में अपने भूभाग और जलवायु के कारण अधिक वर्षावन और द्वीप हैं, तथा चीन की तरह यहाँ छोटे छोटे दर्शनीय पर्वत नहीं हैं। जैसे चीन में बहुत कम वर्षावन है। जरूर, नियांग ने सिर हिलाया। यह एमिली की चीन की पहली यात्रा थी और पहली बार किसी पहाड़ पर चढ़ना वह असाधारण रूप से उत्साहित थी। जिंगुआ पर्वत एक चट्टानी पर्वत है। यहाँ बहुत ज्यादा बड़े पेड़ नहीं हैं, ज्यादातर झाड़ियाँ और छोटे देवदार के पेड़ हैं और बेशक कैमेलिया के फूल हैं। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।